नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस 2023 लेवल 1 के काफी प्रश्नों के उत्तर बदल दिए, काफी प्रश्न डिलीट कर दिए। उसके बाद मैंने कई प्रश्नों पर कई वीडियो बनाए। एक प्रश्न पर काफी छात्रों के ऑब्जेक्शन आए कि आपने उस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुसार नहीं बताया। उस प्रश्न को भारतीय संविधान के अनुसार वो प्रश्न डिलीट होने योग्य था। प्रश्न कौन सा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उन्होंने आपत्ति जताई जो वो प्रश्न डिलीट होने योग्य था या नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, वो प्रश्न कौन सा था। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। वैसे मैं कई प्रश्नों को लेकर कई वीडियो बना चुका हूं, इसलिए कौन से प्रश्न में क्या खामी थी, किस वजह से डिलीट हुआ, गलत था या सही था, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तमाम लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों के पास मेरी आवाज पहुंचे। किस प्रकार से अन्याय होता है आप सभी को मालूम है कि इस अन्याय की आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कौन सा है। यह प्रश्न आरटी एक्ट 2009 से संबंधित है। इस प्रश्न पर मैं आरटी एक्ट के बेसिस पर अपना ओपिनियन रखा और बताया कि यह प्रश्न गलत डिलीट किया गया, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत छात्रों ने कहा कि यह प्रश्न डिलीट होने योग्य था। तो अब चर्चा करेंगे कि प्रश्न में भारत क्या गलती थी और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, क्या उसके अनुसार ये प्रश्न डिलीट होने ही योग्य था। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वैसे मैं आरटी एक्ट के बेसिस पर निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मैं अपना ओपिनियन रख चुका हूं, इसलिए आप उस ओपिनियन के बेसिस पर वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आरटी एक्ट के बेसिस पर आप डिटेल में चर्चा की हुई देखें। इसमें उस एक्ट के बेसिस पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, ओनली भारतीय संविधान के बेसिस पर ही चर्चा करूंगा कि क्या यह डिलीट होने योग्य था या नहीं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न की पहली लाइन जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन हु बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आर डिफाइंड एज। बच्चों की बात की गई है और एक परिभाषा पूछी गई है, एक समूह की परिभाषा पूछी गई है और विशेष तौर पर बच्चों को लेकर। काफी लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन आया कि आपने इसमें आरटी एक्ट मेंशन नहीं है, तो इसलिए आपने आरटी एक्ट के बेसिस पर ही क्यों देखा, भारतीय संविधान के अनुसार क्यों नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इसमें जो मेंशन ही नहीं है तो इसको आरटी एक्ट से कैसे लिया जाए। आप सभी को मैं पहले भारतीय संविधान के बारे में बात करूंगा। भारतीय संविधान भारत के पूरी जनता की बात करता है, किसी समाज के पूरे सभी वर्गों की बात करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, सभी की बात करता है। वहां पर जनता वर्ड यूज किया जाता है, पीपल वर्ड यूज किया जाता है, लोग वर्ड यूज किया जाता है। वहां पर जब कोई अधिनियम बनाया जाता है तो वो एक विशेष लोगों, विशेष कैटेगरी, विशेष पार्ट के लिए बनाया जाता है। इसलिए इसमें यह प्रश्न आरटी एक्ट में जाता है क्योंकि ये विशेष तौर पर बच्चों पर बात कर रहा है। भारतीय संविधान का जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वो पीपल वर्ड यूज कर रहा है, लोग, जनता वर्ड यूज कर रहा है, वो चिल्ड्रन वर्ड यूज नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें आरटी एक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं था। अब बात आती है कि अनुच्छेद और बाकी एंगल से भी बात करते हैं, इसलिए मेंशन करना जरूरी नहीं था। 130 जो विद्यार्थी जो पूछा गया उस प्रश्न में भी आपका आरटी एक्ट मेंशन नहीं था, तब भी आरटी एक्ट के बेसिस पर ही उसकी संख्या निकाली जा रही है। कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे। हिंदी में देखेंगे तो ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति, यही लाइन लिखी हुई आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 क्या कहता है। सबसे बड़ा विवाद यहीं पर है। मैंने ट्विटर पर जब ये बात रखी तो काफी लोगों ने मुझे वो प्रमाण भी भेजे और बात कही उन्होंने। मैंने अनुच्छेद 46 को पढ़ा कि अनुच्छेद 46 क्या कहता है। पहले अंग्रेजी में बात करेंगे, उसके बाद हिंदी में बात करेंगे। अनुच्छेद 46 जो उस छात्र ने जो ऑब्जेक्शन जो मुझे भेजा प्रमाण, वो ही मैं दिखा रहा हूं और वही अनुच्छेद में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, आपके स्क्रीन पर है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग की बात कर रहा है।
उसमें क्या बात कर रहा है, उनके प्रमोशन के बारे में, किसके इंटरेस्ट में, सोशल और आपकी एजुकेशन और इकोनॉमिक दोनों के रूप में। अनुच्छेद 46 में यह बताया गया है कोई भी राज्य की क्या ड्यूटी है, किसके बारे में उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी अभिवृद्धि करनी है, किस मामले में, किसके बारे में, राज्य की ड्यूटी के बारे में बताया गया। इसमें किसी समूह वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई। आपके प्रश्न में परिभाषा पूछी गई, लास्ट में आपने डिफाइंड एज उसे परिभाषित, इसमें अनुच्छेद 46 में कोई परिभाषा नहीं दी हुई, उसमें राज्य की ड्यूटी बताई गई। सबसे प्राइमरी आप यह देखेंगे। दूसरा, जब आप इसमें आगे और पढ़ेंगे 46 में, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल नॉट चिल्ड्रन। क्योंकि मैंने कहा शुरुआत में, भारतीय संविधान लोगों की, जनता की बात करता है, कोई बच्चे या महिला या वर्ग पर्टिकुलर की बात नहीं करता। ये लोगों की बात कर रहा है, पीपल की बात कर रहा है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, ट्रांसजेंडर सभी लोग आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये आरटी एक्ट से इसलिए संबंधित हो रहा, इसलिए ये 46 से संबंधित नहीं हो रहा। इसमें कहीं पर भी चिल्ड्रन वर्ड यूज नहीं किया गया। दूसरा, इसमें परिभाषा नहीं दी हुई है, कोई भी वीकर सेक्शन, चाहे अलाभित समूह, चाहे दुर्लभ वर्ग हो, उसकी परिभाषा नहीं दी हुई है। लोग किस कैटेगरी में आएंगे, आरटी एक्ट पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर है वो एक्ट के, एक बार पुनः दिखा रहा हूं, उसमें परिभाषा दी हुई है। जब उस सेक्शन का आप डी पढ़ेंगे तो उसमें आपकी डिसएडवांटेज अलाभित समूह दिया हुआ है घ में। अड़े पढ़ेंगे तो उसमें दुर्लभ वर्ग की परिभाषा दी हुई है कि दुर्लभ वर्ग कौन सा होगा, अलाभित समूह कौन सा होगा। लेकिन 46 में उसकी परिभाषा नहीं दी हुई। उसमें यह बताया हुआ है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्लभ वर्ग के शिक्षा और आपकी आर्थिक रूप से उनकी अभिवृद्धि करने की और सोशल जस्टिस के लिए उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। उसमें यह बताया गया, उसमें परिभाषा नहीं बताई हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीकर सेक्शन की इस अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में वीकर सेक्शन की परिभाषा नहीं दी हुई कि वीकर सेक्शन क्या होगा। जब आप हिंदी में देखेंगे, उसको भी दिखाऊंगा, इसमें कोमा, कानून के अंदर कोमा का बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। इसमें लिखा है, इसमें आपके 46 में सोशल एंड जो आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। प्रश्न में आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, जनजाति, और उसके बाद कोमा लगा हुआ शैक्षणिक जो आपका पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और पूछा गया। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात की गई, अनुच्छेद 46 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज नहीं किया गया कहीं पर भी, चिल्ड्रन वर्ड यूज नहीं किया गया, दुर्लभ वर्ग की भी परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए प्रश्न में परिभाषा पूछी गई। संविधान जनता की बात करता है, अधिनियम कानून विशेष पर्टिकुलर की बात करता है, इसलिए आरटी एक्ट में जाता है, क्योंकि आरटी एक्ट बच्चों की बात करता है। वो भी एक कानून है, वो एक अधिनियम संविधान का हिस्सा बन गया है, पार्लियामेंट से पास हो गया है। जब इस राज्य को क्या करना है इसके बारे में बताया गया, राज्य को किसकी सुरक्षा करनी है, किसकी अभिवृद्धि करनी है, स्टेट की ड्यूटी के बारे में इस कानून में बताया गया है। जब आप इसमें हिंदी की बात करेंगे, हिंदी सेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य कोमा जनता के दुर्बल वर्ग के, जनता के, नॉट बच्चों के, वो पूरे की बात करता है। इसमें एक और मैं बात करूंगा, जनता के दुर्लभ वर्ग के कोमा विशिष्टतया, कोमा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, डैश डैश आगे, और आपकी आगे लिखा हुआ है सो एंड सो। अब इसमें रेड मार्क में मैंने आपको दिखा रहा हूं और लिखा हुआ आगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी की बात कर रहा है। इस प्रश्न में जब आप अनुच्छेद 46 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति अलग रखा है, दुर्लभ वर्ग सेक्शन को अलग रखा है, दोनों की अलग अलग बात की गई है।
और उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्रश्न में आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात अलग की गई। वहां पर अनुच्छेद 46 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में कोई चर्चा नहीं है, वो वर्ड ही यूज नहीं किया गया। वो बैकवर्ड क्लास का वर्ड कहाँ यूज है, उसमें कोई परिभाषा ही नहीं दी। इसलिए अनुच्छेद 46 से इसको मिलान करना गलत है, ये उससे नहीं मिलान हो सकता। इसी के साथ जो अनुच्छेद 46 की जो बात कर रहे हैं उनको मैं एक और उनको उदाहरण देना चाहूंगा। एक प्रश्न सामान्य से पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि पहला ऑप्शन आपको राजस्थान दे, दूसरा ऑप्शन आपको जयपुर दे, तीसरा ऑप्शन आपको भारत, चौथा ऑप्शन आपको ढूंढाड़। क्या ऑप्शन करेंगे आप? क्या आप राजस्थान सिलेक्ट करेंगे या जयपुर सिलेक्ट करेंगे? ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं। तांबे की खान कहाँ है? तांबे का प्रसिद्ध है, वहां पर खेतरी सिलेक्ट करते हैं, न कि झुंझुनू। यही बात यहां पर है। कैसे? यहां पर आप जयपुर की बात करेंगे, यहां पर आप जयपुर की बात करेंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, भारत की बात नहीं करेंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 46 में दूसरे एंगल पर आप जाते हैं। जब आप दूसरे एंगल पर जाते हैं वहां पर जनता की बात की गई है, बच्चों की बात कहां की गई है विशेष तौर पर, क्योंकि हवा महल राजस्थान में ही है और वैसे भारत में ही है। पर्टिकुलर विशेष कहां है? जयपुर में, इसलिए इसका ऑप्शन कहां जाता है? जयपुर जाता है। उसी तरीके से बच्चों की बात कहां की गई है? आरटी एक्ट में की गई है, इसलिए उसका सेक्शन अलाभित समूह आएगा। जनता की बात नहीं की गई है, जनता के अंदर सभी लोग आते हैं, उसमें विशेष तौर पर बच्चों की बात की गई। बच्चों को कहां रखा गया? आरटी एक्ट में रखा गया, इसलिए यह आरटी एक्ट में जाता है। दूसरा मैंने डिफरेंस आपको बता दिए, उसमें परिभाषा ही नहीं दी हुई कौन सा दुर्लभ वर्ग। आगे आप पढ़ लीजिए उनके क्लोज वगैरह, कुछ भी कहीं पर भी दुर्लभ वर्ग की परिभाषा दी हुई हो, कौन सा दुर्लभ वर्ग होगा। हालांकि इसमें आरटी एक्ट में दुर्लभ वर्ग की भी परिभाषा दी हुई है, सेक्शन ई में, अड़े में, जो धारा 6 अड़े है उसमें दी हुई है, इसलिए ये परिभाषा दी हुई है। हूबू लाइन आरटी एक्ट में मेंशन कर रही है। भारतीय संविधान से कैसे जोड़ रहे हैं, समझ से बाहर है, जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार किसी अच्छे हाईकोर्ट के एडवोकेट से चर्चा कर लीजिए। उनसे आप नहीं मानेंगे, आप उनको मत बोलिए हम याचिका लगा रहे हैं। वैसे ही विशेष तौर पर आप चर्चा करेंगे किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के पास चले जाए, रिटायर्ड जज मिल जाते हैं आसानी से। आप जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिटायर्ड जज होते हैं हाईकोर्ट के, वो पैरवी करते हैं। वो भी ना माने तो आप किसी भी लॉ कॉलेज के प्रोफेसर जो होता है, विधि विद्यालय के प्रोफेसर के पास चले जाइए, प्राचार्य के पास जाकर के इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर ले। दोनों अनुच्छेद रख दीजिए, संविधान का और आरटी एक्ट का, वो क्या आंसर बताता है उसके बाद मुझे बताना। ऐसे अपने हिसाब से सोचने से नहीं होता। कानून में एक कोमा भी बहुत बड़ी परिभाषा को परिभाषित करते हैं, कोमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, हर वर्ड का वहां रोल होता है। हर वर्ड, प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है, प्रत्येक शब्द का अपना ही एक अर्थ होता है, कोमा लगते ही अलग ही डिफाइन हो जाता है। इसलिए मैं चर्चा करना चाह रहा था कि भारतीय संविधान के अनुसार भी ये प्रश्न मैच ही नहीं खाता, आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके मैंने कारण आपको बताए हैं, और बाकी अन्य प्रश्नों पर भी जैसे समय मिलेगा जरूर चर्चा करूंगा। बाकी और भी कोई कमेंट हो तो आपको जरूर मैं चर्चा करूंगा। और बाकी मैंने मेरी तरफ से बेस्ट इसमें बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, और आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।